नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं जिसमें हमें यह समझना है कि हमारे लिए एनपीएस बेहतर होगा कि ओपीएस बेहतर होगा। आज की परिस्थिति में देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं। सिविलियन नहीं होना था, सिविलियन हुआ। पुराना पेंशन लागू नहीं होना था, बोल रहे थे, हुआ। तो चीजें बदलती हैं, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। लेकिन आज जो स्थिति है, अगर उस पर हम सोचे कि एनपीएस का चुनाव करें या ओपीएस का, तो उस पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग माध्यम से सरकार तक बात पहुंची है, ये बात कि यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर कर्मचारियों के मन में भी भ्रम है और कुछ चीजों को लेकर सरकार के मन में भी भ्रम है। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बारे में बोले तो उनके मामले में स्पष्ट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कि उनका जो पेंशन के लिए सेवा अवधि की गणना है वो कहां से होगी, क्योंकि एनपीएस की कटौती 2012 से की गई है, शासकीकरण 2018 से हुआ है। तो इन चीजों को लेकर अभी स्पष्ट होना बाकी है और सरकार ने चूंकि शपथ पत्र में ये लिख दिया है कि जो भी भ्रम की स्थिति आएगी उस पर हम बाद में स्पष्ट करेंगे। और इसी चीज का हमारा विरोध है कि बाद में नहीं, आप पहले स्पष्ट कीजिए, पहले आप स्पष्ट कीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना फैसला लेंगे। लेकिन इन सब चीजों को परे रखते हुए मैं सामान्य तौर पर सभी साथियों को यह समझाना चाहूंगा कि आप कैसे अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा चीज आपके लिए बेहतर है। तो मैं आपको लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल आपको आपके कहने पर, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने फोन किया था कि सर कम से कम एक वीडियो बना करिए तो बताइए कि एनपीएस बेहतर है कि ओपीएस बेहतर है। तो केवल मैं उसका मेरिट डिमेरिट आपके समक्ष रख रहा हूं, निर्णय आपको ही लेना है। तो हम उदाहरण के लिए ये मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की 10 साल की सेवा अवधि की गणना होती है। किसके लिए? पुराने पेंशन के लिए। हमारा शिक्षक साथी है, मान लीजिए उसका 2018 में सिविलियन हुआ है, सरकार ने 2018 से माना पुरानी पेंशन के लिए योग्य, तो 2028 में वो रिटायर हो रहा है और उसकी तनख्वाह उस समय 1 लाख रहती है। एक मोटा मोटा उदाहरण है, 10 साल की सेवा अवधि उसने पूर्ण की, 1 लाख उसका अंतिम वेतन था जब 1 लाख उसको मिलता था और वह रिटायर हुआ, तो उस स्थिति में उसको कितना पेंशन मिलेगा? तो देखिए, पेंशन निकालने का सीधा फार्मूला है, सब लोग निकाल सकते हैं मोटा मोटा ना। अब वो आप सर वो तो 15,151 आएगा, आप 15,000 बोले थे, इस पे मत पड़िए। मोटा मोटा मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं। आपको जो अंतिम वेतन हाथ में मिलता रहे उसको आप आधा कर लीजिए। जैसे 1 लाख मिल रहा है तो 1 लाख को आप कर लीजिए आधा, तो कितना हो गया? 50,000। 50,000 में गुणा करना है आपको किसका? जितने साल आपने सेवाएं दी हैं उस साल को आप दुगना कर दीजिए, उसको अर्धवार्षिकी में कंप्लीट करना है, 6-6 महीने का हिस्सा मान लेना है। जैसे किसी ने 10 साल सेवा की तो 10 साल को आप दुगना कर दीजिए, वो हो गया 20, और बटा में कीजिए 66। अब ये 66 क्यों? 33 साल जो होता है उसमें 50% का पेंशन का प्रावधान है, तो उसको भी आपको दुगना करना है। ऊपर आप दुगना कर रहे हैं, नीचे भी आप दुगना करेंगे, 33 को दुगना कर दिए 66। तो अपने दिमाग में यह फार्मूला बैठा लीजिए कि पेंशन निकालने के लिए जो अंतिम वेतन होता है उसको आधा करते हैं, जो पूरी सेवा होती है उसको दुगना करते हैं और बटा में 66 करते हैं। तो 50,000 गुणित 20/66 जैसे ही आप करेंगे तो निकलेगा 15,151 रुपए। तो ये उसका मोटा मोटा पेंशन है प्रति माह का। अब आप ये कैलकुलेट कीजिए कि कोई भी हमारा शिक्षक कर्मचारी जो है वो अगर उसकी सिर्फ 10 साल की सेवा अवधि गणना होती है तो उसको 15,151 रुपए फिक्स पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। राशि बहुत कम है लेकिन एनपीएस से बहुत बेहतर है, इसलिए क्योंकि एनपीएस में उतनी भी राशि मिलने की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, आपका अभी 10 साल जिसका भी मतलब जैसे अभी 2022 है तो अभी जो उसके 6 साल और कटौती होंगे, मान लीजिए 2028 का रिटायरमेंट हम उदाहरण में ले रहे थे, तो 6 साल उसका भी जो पैसा कटेगा वो पैसा जाएगा उसके जीपीएफ अकाउंट में। तो जीपीएफ अकाउंट में जो पैसा जाएगा उसका उसको ब्याज भी मिलेगा, और उसका ब्याज जो होता है सेविंग अकाउंट के ब्याज से भी ज्यादा होता है। तो वो ब्याज मिलेगा, तो वो राशि जो उसके अभी वेतन से कटौती हो रही है वो राशि विथ इंटरेस्ट जमा रहेगा उसके खाते में। रिटायरमेंट के समय वो जीपीएफ की राशि पा जाएगा। एक फायदा, ग्रेजुइटी उसको मिलनी ही मिलनी है। दूसरा फायदा, 5 साल की सेवा के ऊपर ग्रेजुइटी मिल जाता है, ठीक है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण उसका होगा ही। तो लमसम पैसा जो है लास्ट में कर्मचारी को जो चाहिए रहता है कुछ भी अगला नया अपनी पाई शुरू करने के लिए, वो उसको मिल जाएगा। और साथ में कम से कम 15,000 रुपये महीने तो वो पाएगा। एनपीएस में इस बात की गारंटी नहीं है,
एनपीएस में जो आपका अंतिम पैसा कैलकुलेट होकर जमा हुआ रहेगा सरकार और आपकी तरफ से, उसी के हिसाब से गणना करके आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा हाथ में, और फिर वो जितना टोटल राशि रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फिर पेंशन की गणना करते हैं, जो कि मार्केट आधारित होता है। देखिए, शेयर मार्केट पे मेरा 2007 से अनुभव है। शेयर मार्केट में मैंने हर तरीके से पैसा इन्वेस्ट करके देख लिया है, म्यूचुअल फंड्स ले लिया है, शेयर खरीद लिया है, कमोडिटी कर लिया है। मैं आपको ये बताता हूं, शेयर मार्केट आप उसे एक कितना भी लोग कह ले ताश के पत्तों की इमारत ही समझिए, जिसकी नींव कमजोर होती है, जो थोड़े से झटके में भरभरा के गिर जाता है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, कमाने वाले उसमें पैसा कमाते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस देश में 90% लोगों का पैसा शेयर मार्केट में डूबता ही डूबता है। कमाने वालों की संख्या कम है, गंवाने वालों की संख्या अधिक है, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि आप वहां पर होल्ड कर सकें। शेयर मार्केट में बोलते भी हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और रेयर केस तो हर जगह रहते हैं। भाई धीरू भाई अंबानी जैसे हर व्यक्ति की किस्मत नहीं होती कि जितनी मेहनत उन्होंने की उतनी ही मेहनत उन्हीं के समकालीन बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन सबका लक अलग अलग होता है और हर व्यक्ति का लक उसके साथ नहीं दे पाता। इसीलिए गिने चुने लोग ही सफल हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी मेहनत उन्होंने की थी या जैसा उनका विजडम था दूसरे का नहीं था, उसका भी रहा होगा, लेकिन उसकी नीयत के साथ साथ उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। तो इसलिए अपन अपने अंतिम समय में जुआ क्यों खेलें? मेरा सीधा तौर पे कहना है कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम में रिस्क लेने की क्षमता ऐसे भी कम हो जाती है। हम उस स्थिति में नहीं है कि जहां पर हम अपना सब कुछ दांव लगाकर जुआ खेल सकें। तो अपने परिवार को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे ओपीएस में कम से कम आपको 15,000 रुपये फिक्स मिलेगा, वहां पर इस बात की भी गारंटी नहीं है जैसा कि अभी हो रहा है। एनपीएस के ख्वाब दिखाए गए, आज हमारे साथियों को 10 साल 8 साल पैसा जमा करने के बाद क्या मिल रहा है, किसी को 1,000, किसी को 933। उसने कल्पना की थी कि उसको एनपीएस में इस प्रकार से पेंशन मिलेगा। और मार्केट की स्थिति क्या है ये देख लीजिए। आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, जो मार्केट के समर्थक है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और अडानी के शेयर गिरने लगते हैं, बाद में वो कोरिलेट हो जाएंगे उन बैंकों के साथ जहां पे पैसे लगे हुए हैं, वो गिरने चालू हो जाएंगे। तो भाई उसका तो सीधे तौर पे आपको नुकसान होगा ना। तो हम वैसी जगह पे जाएं कहाँ? हम तो वैसी जगह पे जाएं ना जहां पे कम से कम ये तो फिक्स है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। और आज ले लीजिए या पुराने समय ले लीजिए, सरकारी संस्थाओं को ही सबसे ज्यादा रिलायबल माना गया है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम हो। तो रिलायबिलिटी की अगर जब बात आती है तो सरकारी उपक्रम ही होते हैं। कोरोना काल में भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों ने छटनी की, सरकार ने छटनी नहीं की, सरकार अपने कर्मचारियों को पैसा देते रहे। तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष, बतौर आपका शुभचिंतक, मैं तो यही कहूंगा कि ओपीएस की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। बतौर अगर कर्मचारी आप एनपीएस लेते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप रिस्क उठा सकते हैं तो बिल्कुल आप जाइए एनपीएस में, लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि आप रिस्क ले सकें तो बिल्कुल ओपीएस का ही चुनाव करें। और एनपीएस में तो आप अलग से भी पैसा लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में तो आप अलग से भी पैसा लगा सकते हैं। तो ओपीएस मेरे हिसाब से बेहतर होगा। अगर किसी की सर्विस उस समय तक, जिस समय तक वो रिटायर होता है, 20 साल हो जाएगी, तो ये मान के चलिए कि उसका जो है, जैसे यहाँ पे 15% मिला था वहां पे 30% मिलना चालू हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति की कुल सेवा पेंशन के लिए 20 साल की गणना हो जाती है तो उसको 30% पेंशन मिलेगा। अगर वो मान लीजिए कि सीधे तौर पर 2 लाख रुपए के वेतन पे अगर रिटायर होता है 20 साल बाद, तो 2 साल 30% अगर आप उसको लेंगे तो 60,000 रुपये उसको महीने का पेंशन मिलेगा, जो कि फिक्स पेंशन रहेगा। उसका परिवार चल जाएगा उससे। फिर उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसका आधा पेंशन मिलेगा, यानी 30,000। साथ ही पेंशन का यह फायदा होता है कि पेंशन में जो डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता जो बढ़ता है, वो भी काउंट होते जाता है। एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं। आपका एक बार फिक्सेशन हो गया, डीए बढ़ा, ये बढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को, वो आपको वही पेंशन देंगे। लेकिन पेंशन जो होता है ओपीएस, उसमें महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ साथ पेंशन में वृद्धि होती है। मैं एक और चीज बता रहा हूं, हालांकि उसका अभी लाभ कम मिलता है, लेकिन एक नियम यह भी है कि जब आप 80 साल के हो जाते हैं तो आपके पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। बढ़ोतरी कैसे की जाती है? अगर आप 10,000 रुपए मान लीजिए तनख्वाह पा रहे थे, तो 80 से 85 साल के बीच आपके पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होगी। तो 20% किसका रहेगा? इसी 10,000 का रहेगा। आप अगर 10,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं और आप 80 साल से अधिक हो गए,
तो आपके 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए आपके पेंशन में और बढ़ जाएगा, आपको 12,000 मिलने लगेगा। 85 से 90 के बीच वही 20% 30% में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 30% किसका, उस 10,000 का जो मूल पेंशन आपका था उसका, तो वो आपको मिलने लगेगा 13,000। अगर आप 90 से 95 चल देंगे तो 40, और 95 से 100 के बीच आपको 50, मतलब अगर 10,000 पा रहे थे तो 50% और बढ़ोतरी होगी, 15,000 हो जाएगा। और 100 से ऊपर अगर कोई चल देता है तो उसको 100% पेंशन में और बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उसका पेंशन दुगना हो जाता है। ये शासन ने बनाया था। हालांकि आज के समय में कोई 100 साल से ऊपर जीते नहीं, लेकिन जो पुराने समय में जिए हैं उन्होंने अपने पेंशन को डबल कराकर भी लाभ लिया है। तो ये सिर्फ सरकारी जो ओपीएस है ये वाला, उसमें ही ये सुविधा दी जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम में, कि सरकार ये सोचती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बीमारी से आप घिरे हुए होंगे और भी आपकी लाइबिलिटीज होगी, उसके लिए सरकार बढ़ाती है। तो ये सिर्फ ओपीएस में ये सुविधा है। एनपीएस को आपके किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसका आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप अपनी सर्विस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपना बताते हैं, सर मेरा ये तारीख है, मेरा सेवानिवृत्ति। भाई सीधा सीधा गुणा भाग करना है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना वेतन मिलेगा। ये मान के चलिए कि 2026 के बाद जो रिटायर होंगे उनको एक वेतनमान का और लाभ मिलेगा। जैसे अभी 7वां वेतनमान चल रहा है तो 26 में 8वां लागू होगा, 36 में 9वां लागू होगा, 10-10 साल में वेतनमान लागू होना है। फिर आप ये भी कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई आपको 2018 में जिसका सिविलियन हुआ है उसका प्रमोशन हो या ना हो, 10 साल बाद उसको एक बार कम से कम जो होता है वो लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपका पदोन्नति नहीं हो रहा है, लेकिन आपको समयमान वेतनमान तो मिलेगा ही ना, जो उसके साथ बढ़ोतरी होगी तो वो आपको मिलना ही मिलना है। तो समयमान वेतनमान आप लेंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में पहले क्रमोन्नति बोलते थे, उसको अभी समयमान वेतनमान बोला जाने लगा है सरकार की तरफ से। तो 10 साल बाद आपको मिलना ही मिलना है। तो उसके कारण जैसे कोई व्याख्याता है, मान लीजिए उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो 2000, जैसे मेरा ले लीजिए 2022 से मेरा सिविलियन हुआ है, मुझे प्रमोशन मिले या ना मिले 2032 में मुझको व्याख्याता से प्राचार्य का वेतन मिलने ही लगेगा। तो इस तरीके से मेरे वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो आप वो सब बढ़ोतरी कैलकुलेट कर लीजिए। एक वेतनमान लगना है 8वां वेतनमान, उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर आप देखिए कि आप कब रिटायर हो रहे हैं और तब तक आपको क्या क्या मिल जाएगा, वो सारा चीज आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके हिसाब से आप तय कर लीजिए कि आपका वेतन अंतिम कितना होगा संभावित। जितना वेतन होगा उसका आधा कीजिए, जितनी आपकी कुल सेवा होगी आप अपने सिविलियन डेट से ले लीजिए अभी फिलहाल, मतलब मिनिमम उतना तो मिलना ही है तो आप उतना ले लीजिए, और उतना लेके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जीपीएफ खाते में आपका भी पैसा जा ही रहा है, वो पैसा आपको एक मुश्त मिल ही जाएगा। अर्जित अवकाश जितना आपका ईएल रहेगा उतना मिल ही जाएगा उसका नकदीकरण होकर। ग्रेजुएटी 5 साल के बाद मिलता ही है 16.5 माह का वेतन वाला, तो वो आपको मिल ही जाएगा। तो एक लमसम पैसा आपके पास रहेगा, प्लस एक सुरक्षित पेंशन रहेगा। तो मैं सुरक्षा को ज्यादा फैमिली के लिए वो मानता हूँ, असेस्ट मानता हूँ, पूंजी मानता हूँ बड़ा, कि आप सुरक्षित रहें। तो उस लिहाज से, हर लिहाज से ओपीएस ज्यादा सुरक्षित है, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। हाँ, अगर आपके में कैपेबिलिटी है, आपका परिवार समृद्ध है, आप ज्यादा तेजी से पैसा चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप एनपीएस पे एक बार जुआ खेल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ओपीएस बेहतर है। अलग तरीके से पैसा लगाना है तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, जितना पैसा आप सोच रहे हैं उतना लगा लीजिए, अगर आप इतने ही समृद्ध हैं तो ये मेरी सोच है भाई। बाकी आप लोग को जैसा उचित लगे, मैंने एनपीएस और ओपीएस में बता दिया है कि कैलकुलेशन कैसा करना है। और आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा। एक व्यक्ति जो आपके साथ एनपीएस लेगा और जब आप ओपीएस लेंगे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि अंत में आप ही ज्यादा पाएंगे एनपीएस की तुलना में, क्योंकि मार्केट जो होता है वो जितना देता है उससे ज्यादा छीनता भी है। तो वो करने के लिए अपने को तैयार रहना पड़ेगा।